नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है दोस्तों 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन हैं उसको आज हम हल करेंगे, जिसमें दोस्तों टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। जो 12 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से आपका हर क्वेश्चन के अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन ऐड मिलेगा। मतलब इसमें लगभग 100 से 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी सेशन है एनटीपीसी एसएससी जीडी के लिए टारगेट किया जा रहा है, जिसमें करंट अफेयर का सिलेबस रखा गया है दोस्तों, जिसको हम पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। डेली हमारा सेशन 8 से 9 बजे के बीच में क्लास चलता है, तो इसे आप ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपके एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नई नई क्वेश्चन लेकर आता रहूं दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं आज की करंट अफेयर के पहले प्रश्न के बारे में। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। नाफेड के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? नाफेड के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तरुण गोयल, दीपक अग्रवाल, मनीष शर्मा या राजेश मल्होत्रा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। मनीष शर्मा को नाफेड के नए प्रबंधक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उत्तर प्रदेश कैडर के 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों, दीपक अग्रवाल को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग के फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, इसको हम गलत आंसर लिए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक, इसको हम गलत कर दिए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दीपक अग्रवाल को नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा और यह संगठन भारतीय कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना और बाजार तक पहुंच में सहायता करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल एग्रीकल्चर ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1998 में किया गया था और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बन सकता है। भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तो तुहिन कांता पांडे को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी किसे नियुक्त किए गए हैं? डी.के. सुनील। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख आलोक रंजन को नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव हैं और भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख अमरप्रीत सिंह। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? मतलब सीएमडी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। और नास्कॉम की नई अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। और लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के श्री वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में जनगणना शुरू करने का फैसला किया है? केंद्र सरकार ने किस वर्ष में जनगणना शुरू करने का फैसला किया गया है? 2024, 2027, 2025 या 2026? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2025 में केंद्र सरकार ने जनगणना करने के लिए शुरू किया गया है, मतलब फैसला लिया गया है। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। केंद्र सरकार 2025 में लंबे समय से प्रतीक्षित के बाद जनगणना अभ्यास शुरू करने जा रही हैं। इस जनगणना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कब किया जाएगा? 2025 में स्टार्टिंग किया जाएगा और इसका लक्ष्य रहेगा 2026 तक कंप्लीट करना। यह जनगणना मूल रूप से 2021 में निर्धारित थी, लेकिन
कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। जनगणना पूरी होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन अभ्यास की शुरुआत करने की योजना बना रही हैं, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक कार्ड 2024 में A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? रघुराम राजन, राजीव कुमार, शक्तिकांत या उर्जित पटेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है और यह लगातार दूसरा वर्ष है जब गवर्नर शक्तिकांत दास को विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय का बैंकर का दर्जा दिए गए हैं। ये 2 बार हो चुका है दोस्तों लगातार। किसे? शक्तिकांत दास जी को भारतीय रिजर्व बैंक का A+ ग्रेड का पुरस्कार दिए गए हैं लगातार 2 बार। और यह सम्मान ग्लोबल फाइनेंस द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित कार्यक्रम दिया गया है। यह सम्मान ग्लोबल फाइनेंस द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित एक कार्यक्रम दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है जो भारत बैंकिंग प्रणाली के नियम के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है जो महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका गवर्नर शक्तिकांत जी हैं और प्रथम गवर्नर कौन था? सर ओसबोर्न स्मिथ था और प्रथम भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख है। और उप गवर्नर कौन कौन है देख लेते हैं। M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, T रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा, ये उप गवर्नर हैं। और इससे पहले दोस्तों भारतीय के सबसे पहले गवर्नर कौन था? तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख था। IIM शिलांग ने स्टेम कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके साथ साझेदारी किया गया है। कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय प्रबंधक स्थान IIM शिलांग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में पूर्वोत्तर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है दोस्तों। और लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और इसके अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 85, 79, 78 या 80? तो किस स्थान पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 79 स्थान पर हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ रूल इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 142 देशों में से 79 स्थान पर हैं, जो वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में लगातार गिरावट को दर्शाता है। जिसके 3 देश हैं दोस्तों जिसके शीर्ष में, पहला डेनमार्क, दूसरा नॉर्वे और तीसरा फिनलैंड। और एशिया में भारत का तीसरा स्थान है। एशिया में भारत का तीसरा स्थान है। पहला में कौन है? नेपाल। सॉरी दोस्तों, नेपाल 71वां स्थान पर हैं, श्रीलंका 77वां स्थान पर हैं और भारत 79वां स्थान पर हैं। देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 में किस दिन मनाया गया है? 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 29 अक्टूबर को मनाया गया है। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस हर साल 29 अक्टूबर को उन उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो देखभालकर्ताओं ने प्राप्त की हैं और देखभाल को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए कानूनों और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और समर्थन दिवस 2024 की थीम क्या है? गरिमा के साथ वृद्धावस्था और वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का इसका महत्व है। कुछ दिवस और थीम के बारे में जान लेते हैं। 2 अक्टूबर 2024 को
गांधी जयंती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 155वां जयंती मनाई गई है। और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और जिसका थीम है दुनिया उनका भी घर है। और विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है जिसका थीम रहता है शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना। और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और जिसका थीम है दोस्तों यूनिक्यूलिसिटी। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये विश्व पर्यावरण दिवस है ना, ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करें। और विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और जिसका थीम है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने। जो एक 150 वर्ष राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई और 12 अक्टूबर को, जिसका थीम है पक्षियों के लिए कीड़े। और स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है जिसका थीम है कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करेगा। और विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है जिसका थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है जिसका थीम है वर्क फोर्स वेलनेस। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना दोस्तों 16 अक्टूबर 1984 में हुआ था। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व श्रव्य दिवस विरासत जो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में एक मजबूत एआई बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया के साथ समझौता किया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के साथ मिलकर भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना करने की घोषणा की है। यह घोषणा एनवीडिया एआई समेत 2024 से मुंबई में की गई हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख बुद्धिमत्ता बाजार के रूप में स्थापित करना है जिसे एनवीडिया की GB200 सुपर कंप्यूटर तकनीक का उपयोग कर बड़े पैमाने पर एआई क्षमताओं को तैनात करने की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान ने अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को 7 विकेट से हराकर एसीसी पुरस्कार मतलब एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टी एशिया कप 2024 में जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, श्रीलंका ए ने। अफगानिस्तान ने पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई ए टीम को 7 विकेट से हराकर छठा एसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 में जीता है। और एशियाई क्रिकेट परिषद में 18 से 27 अक्टूबर 2024 तक ओमान के छठे एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप का आयोजन किया गया है। यह पहली बार था कि एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया टीम की T20 प्रारूप में आयोजित किया गया था। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1993 में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया है। इसका मुख्यालय दुबई में है और अध्यक्ष हैं जय शाह, जिसका अगले अध्यक्ष हैं मोहन सिंह नकवी बनेगा। और 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा, आयुष्मान खुराना, महेंद्र सिंह या विराट? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड के विधानसभा चुनाव 2024 से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महेंद्र सिंह धोनी को विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रम के स्वीप का हिस्सा बनेंगे और महेंद्र सिंह धोनी मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते भी नजर आएंगे। कुछ ब्रांड एम्बेसडर का नाम है दोस्तों, इसको आप देख लेना है पीडीएफ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेन ने C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किए गए हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वडोदरा में किए गए हैं जो गुजरात में स्थित हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने अजरबैजान में यूनेस्को की होने वाली COP29 की बैठक से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है? UNEP या फिर यूनेस्को या यूनिसेफ या UNDP? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC की होने वाली COP29 की बैठक से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की हैं। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों को बनाए रखते हैं तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। G20 देशों अफ्रीका संघ को छोड़कर वर्ष 2023 में वैश्विक उत्सर्जन में 77% का योगदान दिया है। इसमें 6 सबसे बड़े उत्सर्जकों की वैश्विक उत्सर्जन में 63% भागीदारी रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मुख्यालय नैरोबी केन्या है और जिसकी स्थापना 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में किया गया था, जो कार्यकारी निदेशक इंगर एडरसन हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति GHG उत्सर्जन 2.9 TCO2 था, जो चीन में और अमेरिका से काफ़ी कम है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से लगभग 3 गुना अधिक है, जबकि भारत, अफ्रीकी संघ और सबसे कम विकसित देश इससे नीचे हैं, जो 1.5 सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2035 तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 7.5 की कटौती आवश्यक है। वर्ष 2050 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 900 बिलियन से 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% की आवश्यकता होगी। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया है? किस राज्य एशियाई शेरों के लिए बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। देवभूमि द्वारका के कपुरड़ी चेक पोस्ट पर बर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य और बर्दा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य शासन राष्ट्रीय उद्यान है जो बोझ कम करना है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरात में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बर्दा क्षेत्र के लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में फैले इस बर्दा जंगल सफारी चरण फर्स्ट में ऊंची और निचली पहाड़ियां शामिल हैं, जिसमें अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। देखिए दोस्तों, हमारा टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसमें लगभग आपका 100 से 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराए हैं। तो अगला है हमारा टेस्ट। 2 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? रोहित शर्मा, आयुष्मान खुराना, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? अगला है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में जनगणना शुरू करने का फैसला किया है? 2024, 27, 25 या 26? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नई नई क्वेश्चन लेकर मैं डेली आता रहूं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।